स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को मैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बता रहा हूँ। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। पिछले वीडियो में भी आपने इसके बारे में देखा था। तो जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के द्वारा इंफ्रारेड रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन किया जाता है तो मॉलिक्यूल का ट्रांजिशंस लोअर एनर्जी लेवल से, या कह लीजिए आप लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर वाइब्रेशनल लेवल्स में हो जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से मॉलिक्यूल लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर वाइब्रेशनल लेवल्स में चला जाता है। तो चूंकि इंफ्रारेड के एब्जॉर्प्शन से मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंजेस होते हैं, दैट्स वाई इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो नोन एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल आयामों में, कंपन आयामों में परिवर्तन होता है इंफ्रारेड के एब्जॉर्प्शन से। अब प्रत्येक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के साथ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी एसोसिएटेड होते हैं। प्रत्येक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से के संगत कई सारे रोटेशनल घूर्णन ऊर्जा स्तर भी होंगे। तो जब मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस होते हैं तो साथ ही साथ जो रोटेशंस होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, उनमें भी चेंजेज होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी को या स्पेक्ट्रम को वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको कहते हैं, चूंकि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में के संगत कई सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, और जब किसी मॉलिक्यूल के द्वारा इंफ्रारेड का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा तो वाइब्रेशनल एनर्जी चेंजेज के साथ साथ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में भी चेंज होंगे। तो इसलिए इसको हम लोग वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या सभी बंधों के द्वारा इंफ्रारेड रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन होता है? जब मैंने अभी कहा कि अणु के द्वारा, मॉलिक्यूल्स के द्वारा इंफ्रारेड का एब्जॉर्प्शन होगा, तो क्या सभी बॉन्ड्स IR रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। ओनली दोज bonds are capable to absorb IR radiations which are capable to change their dipole moments। केवल उन्हीं बंधों के द्वारा इंफ्रारेड रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन किया जाता है जिनमें इंफ्रारेड रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से उनके डाइपोल मोमेंट में चेंज होते हैं। चेंज इन डाइपोल मोमेंट, ओनली दोज bonds are capable इन एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशंस जिनके डाइपोल मोमेंट्स में चेंज होंगे। तो एक ध्यान रखिएगा कि सभी बंध जो होते हैं वो IR रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन नहीं करते। आप जानते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में कई बॉन्ड्स होते हैं। आप किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में देखेंगे CH OH NO CO जैसा होगा उस तरीके के बॉन्ड्स होंगे। तो सभी बॉन्ड्स एनर्जी इंफ्रारेड का एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं, केवल उन्हीं बंधों के द्वारा IR का एब्जॉर्प्शन किया जाता है जिनमें IR रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण के मान में परिवर्तन होंगे। तो आप एक चीज और कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सभी जो अणु होते होंगे, मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी इंफ्रारेड का एब्जॉर्प्शन नहीं करते। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनमें पोलर बॉन्ड्स होंगे, वही IR का एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो H2 O2 लाइक मॉलिक्यूल्स जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, वो IR क्या होंगे? इनएक्टिव होंगे। तो IR एक्टिव दो तरीके के बॉन्ड्स हो गए या दो तरीके के मॉलिक्यूल्स हो गए। एक तो IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स हो गए जिनमें डाइपोल के मोमेंट में चेंज हो, चेंज इन डाइपोल मोमेंट। IR एक्टिव मॉलिक्यूल कौन से होंगे? जिनमें इंफ्रारेड रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से उनके द्विध्रुव आघूर्ण के मान में परिवर्तन हो।
तो जिसमें OH बांड्स हैं, NH बांड्स हैं और ये C डबल बॉन्ड O बांड्स है, इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सभी देख रहे हैं कि पोलर बांड्स हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट होंगे किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस तरीके के या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे होगा वो IR का एब्जॉर्प्शन करेगा। दूसरे तरफ है जो CC बॉन्ड्स हैं, H2O2 N2 CC सिमेट्रिकल और इनएक्टिव होंगे, इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे, इनएक्टिव अक्रिय अणु। तो जैसे आपके H2O2 N2 और CC सिमेट्रिकल एल्काइन हैं या एल्कीन या एल्काइन जो हैं सिमेट्रिकल हैं। सममित एल्कीन और जो एल्काइंस होंगे वो क्या होंगे, इंफ्रारेड इनएक्टिव होंगे। तो इंफ्रारेड एक्टिव और इंफ्रारेड इनएक्टिव दो चीजें आपको समझ में आई। पहली चीज ये है कि IR का एब्जॉर्प्शन किसी अणु के सभी बंधों के द्वारा नहीं होता, सिर्फ कहां पे, वो बंध जिनमें IR रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ द्विध्रुव आघूर्ण के मान में भी परिवर्तन होता है, वही मॉलिक्यूल्स जो होते हैं IR एक्टिव होते हैं, या किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का वो बॉन्ड ही IR एक्टिव होगा जिसमें डाइपोल मोमेंट के मान में परिवर्तन हो। तो मैंने कुछ उदाहरण दिए। अब लोअर एनर्जी लेवल से या लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से जाने के लिए हायर एनर्जी लेवल्स में जाने के लिए, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, यहां वाइब्रेशनल लेवल्स की बात हो रही है, एक निश्चित ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब उनके बीच का गैप निश्चित होता है। दो एनर्जी लेवल्स हैं तो उनके बीच का गैप निश्चित है, और यहां से यहां ट्रांजिट करने के लिए जब इस आवृत्ति के, इस ऊर्जा के आवृत्ति वाली विकिरण टकराएगी जिससे कि यहां से यहां तक पहुंच सके, तभी वो क्या होगा, IR रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन होगा या उसके इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होंगे। तो बिकॉज एनर्जी लेवल्स भी क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, इसलिए निश्चित आवृत्ति का जो IR विकिरण होता है वही उसमें वाइब्रेशनल चेंजेस करने में सक्षम होता है। इस बात को नील जेरम, एक अब थोड़ा समय आगे बढ़ता हूं, एक साइंटिस्ट का नाम यहां पे आ रहा है। नील जेरम ने 1955 में इसको बहुत ही आसान ढंग से समझाया कि आप वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस को कैसे समझेंगे। क्योंकि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने की का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। क्योंकि इस हमको एक चीज निकल के आ रहा है कि हमको इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो फंक्शनल ग्रुप की जानकारी से कार्बनिक यौगिक की संरचना को आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप पहचान उसकी कर सकते हैं। तो वाइब्रेशंस कैसे होंगे ये इसको आसान तरीके से नील जेरम ने समझाया, और उन्होंने ये कहा कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते हैं, या दो एटम्स आपस में जुड़े होते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड्स है वो स्प्रिंग लाइक बॉन्ड्स है। दो एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं और उनके बीच का अरेंजमेंट कैसा है, ये देखिए बॉल की तरह, बॉल और स्टिक मॉडल की चर्चा पहले भी होती है। तो ये दो एटम्स आपस में जुड़े हैं और इनके बीच का बॉन्ड्स कैसा है, स्प्रिंग लाइक बॉन्ड है। तो जिस तरीके से स्प्रिंग में क्या होता है, एक नॉर्मल वाइब्रेशंस होते हैं, स्प्रिंग में एक नेचुरल वाइब्रेशंस की प्रवृत्ति होती है। जो अणु होते हैं उनके जो परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं वो लगातार अपने एक प्राकृतिक रूप से स्प्रिंग के तरह इनमें भी वाइब्रेशंस होते रहते हैं, दोलन करते रहते हैं। एटम्स जो आपस में जुड़े हैं वो दोलन करते रहते हैं। तो जब निश्चित आवृत्ति का प्रकाश का शोषण किया जाएगा, एक डेफिनेट एनर्जी वाला जब रेडिएशंस, IR रेडिएशंस जब ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा तो इनके वाइब्रेशंस में चेंजेज होंगे। वाइब्रेशंस कंपन आयामों में परिवर्तन होगा या वृद्धि हो जाएगी, ऊर्जा के अवशोषण से जो वाइब्रेशंस होंगे उनमें चेंज होने लगेगा। तो अगर ये, मैं अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखूं मैं, तो इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर ली जब किसी अणु के द्वारा IR के रेडिएशंस उसके कंपन आयामों में परिवर्तन होता है, तो इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा नोट कर लिया जाता है।
रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिससे कि हमको IR स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखूं, एक अणु को स्थिर मानते हुए उससे दूसरे जुड़ा हुआ जो परमाणु है उसको इस तरीके से है। अगर इस बॉल को आप नीचे खींच के छोड़ देंगे तो इसके कंपन आयाम में परिवर्तन होगा। आप इसको एक बॉल को स्थिर रख लीजिए, दूसरे को आप नीचे ले जाके छोड़ दीजिए, तो ये क्या करेगा, इसके कंपन आयाम कुछ देर जब छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद ये क्या करेगा, एक निश्चित आवृत्ति से दोलन करने लगेगा, इसका नेचुरल वाइब्रेशंस होंगे। लेकिन अगर ये एक एटम है, इससे जुड़ा हुआ ये दूसरा एटम है, और फिर इससे एक और दूसरा एटम जोड़ दिया जाए इस तरीके से, 3 एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये मान लीजिए C है और ये A है और ये B है। अब A को अगर खींच के छोड़ेंगे तो B के प्रभाव से, अब चूंकि A से क्या जुड़ा हुआ है, B भी जुड़ा हुआ है। अब आपने B को खींच के A को खींचा है और फिर छोड़ दिया है, तो अब A के जो कंपन आयाम होंगे इस B से, इस वाले स्ट्रक्चर से अलग होंगे, कंपन आयामों में परिवर्तन होगा। इस तरीके के जब A से कोई दूसरा अणु जुड़ गया तो उसके कंपन आयाम की जो आवृत्ति होगी पहले की तुलना में भिन्न होगी। तो जो इससे स्पष्ट होता है कि जब एक एटम गतिशील है तो वह दूसरी एटम को अपनी गति के कारण स्थानांतरित कर देगा। एक एटम जो है वो अपनी गति के कारण दूसरे एटम को भी स्थानांतरित कर देगा। किसी अणु में सहसंयोजक बंधों के, कोवैलेंट बॉन्ड्स के स्प्रिंग लाइक नेचर के कारण, किसी मॉलिक्यूल के जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनका नेचर कैसा है, स्प्रिंग के कारण, तो इसलिए वो लगातार उनमें वाइब्रेशंस होते रहते हैं। और जब किसी अणु के द्वारा इंफ्रारेड रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा तो उनके जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज है उनमें चेंज आते हैं। तो जो वाइब्रेशंस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। अब हम थोड़ा सा वाइब्रेशंस को समझते हैं। जब किसी अणु के द्वारा इंफ्रारेड रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन किया जाता है तो उनके वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं या जो एम्पलीट्यूड होते हैं वाइब्रेशन के, जो कंपन आयाम हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। और यह अवस्था जो होती है अणु की उत्तेजित अवस्था होती है। और जब मॉलिक्यूल या अणु जब अपनी उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में लौटता है तो वो एनर्जी का, इंफ्रारेड रेडिएशंस का इमिशन करता है, जिसे माप लेते हैं, और यही जिससे कि हमको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो जो कंपन आयाम है या जो वाइब्रेशंस है वो कितने तरीके के होते हैं, तो वाइब्रेशंस 2 प्रकार के हैं। किसी अणु में जो वाइब्रेशन होंगे वो तो किस तरीके के होंगे, 2 प्रकार के हैं। एक तो स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है, और दूसरा है बेंडिंग वाइब्रेशंस, बेंडिंग वाइब्रेशन। किसी अणु में जो वाइब्रेशंस होंगे वो 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। जो बेंड करना, बंध को बेंड करना आसान है स्ट्रेच करने की तुलना में। तो जो बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं वो कम ऊर्जा पे प्राप्त होते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल के जो वाइब्रेशंस हैं वो 2 तरीके से हैं। एक तो मैंने कहा बेंडिंग होता है, दूसरा स्ट्रेचिंग। बेंड करना आसान है या इसके लिए कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो जो बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं वो कहाँ पे, 6-7 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 1656 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में जो आपको IR स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगे वो मुख्यतः किसके कारण होंगे, बेंडिंग के कारण होंगे। और जो 1656 से लेकर के 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच के जो वाइब्रेशंस होंगे वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होंगे। तो बेंडिंग वाइब्रेशंस कम ऊर्जा पे प्राप्त होते हैं, इसके कारण किसी अणु के बंधों को बेंड करना आसान है, बजाय उसके स्ट्रेच करने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। समझा सकते हैं।
आप देखिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को दो भागों में बांटा जाता है, दो तरीके समझा जा सकता है स्ट्रेचिंग को। एक ये स्ट्रेचिंग हो सकती है सिमेट्रिकल हो सकती है, और दूसरा होता है एसिमेट्रिकल। जो स्ट्रेचिंग है वो टू टाइप्स की होती है, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। कोई ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कल्पना आप करते हैं, इस तरीके से उसमें जो एटम्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के केस में किसी परमाणु के सापेक्ष जो दूसरे परमाणु होते हैं उनकी स्थिति समान रूप से बदलती है, या यहाँ पे बंध लंबाई में समान रूप से परिवर्तन होता है। सिमेट्रिकल के केस में मान लीजिए ये स्ट्रेच कर रहे हैं, इस बॉन्ड को स्ट्रेच कर रहे हैं, ये CAB है, मान लीजिए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, C से ये दो A और B दो एटम जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों एटम जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं इस केंद्रीय परमाणु से, तो ये जो स्ट्रेच हुआ ये सिमेट्रिकल स्ट्रेच हुआ, यहाँ पे बंध लंबाई। तो स्ट्रेचिंग के केस में आपको ध्यान रखना है कि बंध लंबाई में परिवर्तन होता है। तो स्ट्रेचिंग इन बॉन्ड्स रिजल्ट चेंज इन बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ बंध की लंबाई जो है समान रूप से दोनों परमाणुओं की परिवर्तित हो रही है, तो सिमेट्रिकल। और दूसरे स्ट्रक्चर में आप देखें कि एक पास आ रहा है, दूसरा दूर जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एक जो है पास आ रहा है और दूसरा क्या है, दूर जा रहा है। ये कैसा हो गया, ये A है और ये B है, ये आपका मान लीजिए C है। तो यहां पर आप देखते थे कि जो मूल परमाणु है या किसी परमाणु के सापेक्ष जो अन्य परमाणु हैं उनकी बंध लंबाई समान रूप से बढ़ती या घटती है, तो उसको कहते हैं सिमेट्रिकल। और दूसरा आपने देखा कि जो वो किसी परमाणु के सापेक्ष जो अन्य परमाणु हैं वो उनकी बंध लंबाई में समान रूप से परिवर्तन नहीं हो रहा, एक पास की तरफ आ रहा है और दूसरा दूर जा रहा है, तो दोनों बंध लंबाई समान नहीं है। तो इस तरीके का जो स्ट्रेचिंग है या जो तनन है उसको बोलते हैं असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, असममित तनन। अब आगे हम लोग देखेंगे कि वेंडिंग वाइब्रेशंस कितने तरीके के होते हैं। बेंडिंग वाइब्रेशंस, तो बेंडिंग को हम लोग समझेंगे सीजरिंग, सीजरिंग। दूसरा इसमें है रॉकिंग, तीसरा है वेजिंग और चौथा है ट्विस्टिंग। अगर हिंदी नाम में इंटरेस्टेड हैं आप तो हिंदी में भी मैं बता देता हूं क्या बोलते हैं इसको, सीजरिंग। तो देखिए बेंडिंग वाइब्रेशंस कितने तरीके का हो सकता है। ये कोई परमाणु है इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें ये एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं से पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, H2O लाइक मॉलिक्यूल्स है, CO2 लाइक मॉलिक्यूल्स हैं। तो सीजरिंग का जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दोनों इसके जो केंद्रीय परमाणु है इसके सापेक्ष जो जुड़े हुए अप्रत्यक्ष रूप से ये दोनों परमाणु जुड़े हुए हैं, यह कंपन जो होता है या जो बंकन जिसको हिंदी में बोलते हैं, बेंडिंग को हिंदी में बंकन बोलते हैं। तो बंकन ऐसे अणुओं में पाया जाता है जिनमें दोनों परमाणु जो होते हैं आपस में प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े होते हैं। ये दोनों परमाणु ये और ये इसके थ्रू जुड़े हुए हैं। तो बंकन के केस में बॉन्ड एंगल में, स्ट्रेच के केस में बंध लंबाई में परिवर्तन हो रहा था और यहां होती है। तो इस सीजरिंग के केस में दोनों जो परमाणु हैं एक दूसरे के पास आते हैं, दूर जाते हैं, सीजरिंग कैंची की तरह। ये जो है एक दूसरे के पास आए, एक साथ पास आए, एक साथ दूर जाए। किसी परमाणु से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए जो दोनों परमाणु हैं एक दूसरे के पास आए और एक दूसरे से दूर जाएं। यहां पर बंध कोण के मान में परिवर्तन होता है, लेकिन जो परमाणु होते हैं वो एक ही तल में बने रहते हैं, इसी प्लेन में है, लेकिन बॉन्ड एंगल यहां पे चेंज हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, सीजरिंग कहेंगे। दूसरा है रॉकिंग।
रॉकिंग का मतलब यह हुआ कि जो जुड़े हुए अन्य दो परमाणु हैं वो एक साथ एक ही दिशा में गति करते हैं। रॉकिंग देख रहे हैं कि यहां पर ये दोनों परमाणुओं की जो गति है वो एक ही दिशा में है, तो उसको कहते हैं रॉकिंग। रॉकिंग हिंदी में बोलते हैं संदोलन। और वेगिंग का मतलब क्या है या वेजिंग का मतलब क्या है? यहां पर आप देख रहे थे इन दोनों के केस में जो एटम्स थे वो प्लेन पर ही थे, सेम प्लेन पर है, सेम प्लेन पर है, बॉन्ड एंगल में यहां चेंज हो रहा था। और वेगिंग के केस में आप क्या देखेंगे? वेजिंग केस में आप क्या देखेंगे कि दोनों प्लेन से दूर हटते हैं एक साथ और पास आते हैं। ये दोनों, मैं इसको प्लस प्लस से लगाऊं, दोनों के लिए प्लस है, मतलब ये जो केंद्रीय परमाणु है दोनों, ये जो केंद्रीय परमाणु के ये जो दो परमाणु हैं अभी तो एक ही तल में थे, लेकिन अब एक साथ क्या है, तल से दूर जा रहे हैं, तल से लंबवत हो रहे हैं, तल के समीप आ रहे हैं। जैसे कि आप पिक्चर मुझे देख रहे होंगे कि जो ऑब्जर्वर है, जो रीडर है, उसके दूर हटे और उसके पास आए, एक साथ दूर हटे एक साथ पास आए, तो इसको बोलेंगे वेजिंग प्लस। और ट्विस्टिंग के केस में आप क्या देखेंगे कि एक तल के पास आ रहा है, दूसरा तल से दूर जा रहा है, तो उसको कहेंगे ट्विस्टिंग, हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन। इस प्रकार के दोलन में जो जुड़े हुए परमाणु होते हैं उनमें से कोई परमाणु जो तल के समीप रहता है और दूसरा तल से दूर जाता है, एक समझ लिए तल के लंबवत जा रहा है, दूसरा तल पर ही बना रहता है, या एक तल के एबव गति कर रहा है, दूसरा बिलो कर रहा है, ट्विस्टिंग। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बेंडिंग वाइब्रेशंस के लिए कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसलिए जो बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं वो लोअर फ्रिक्वेंसी या हायर वेवलेंथ पे पाए जाते हैं। वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे के लेक्चर में हम लोग कुछ और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से जुड़ी बातें करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।